अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये ट्यूमर इम्यूनोलॉजी की 4th वीडियो है। इससे पहले मैं 3 और वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में कैंसर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने कैंसर के एंटीजन को डिटेल में डिस्कस किया था, और जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से कैंसर सेल के ऊपर अटैक करता है। आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि कैंसर सेल किस तरह से अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचा लेते हैं, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम क्यों फेल हो जाता है कैंसर को इरेडिकेट करवाने में। तो इसमें जो जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इनका समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इनके मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लेंगे तो कैंसर का ट्रीटमेंट डिवाइस करने में हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने डायग्राम बनाई हुई है। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये क्या है? कैंसर सेल है। ये जो पूरा इन्वायरमेंट है इसको हम कहते हैं ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट। ये जो ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट होता है ये कैंसर की सर्वाइवल में बहुत हेल्प कर रहा होता है। इसी वजह से ये जो ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट है इसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। तो जैसे हमें पता है कि जो कैंसरस सेल होते हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रहे होते हैं, और इसी वजह से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो इनको न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। जो नॉर्मल ब्लड वेसल होती हैं वो एक ख़ास अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती हैं सेल्स को, लेकिन क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करते हैं कैंसर सेल? ये रिलीज़ करवाते हैं VEGF-A। ये VEGF-A क्या करता है? एंजियोजेनेसिस को इन्हांस करवा देता है। एंजियोजेनेसिस मीन्स कि अब जो ब्लड वेसल हैं वो एबनॉर्मल वे में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। नॉर्मल जो ब्लड वेसल होती हैं उसमें जो एंडोथेलियल सेल होते हैं वो प्रॉपरली प्लेस्ड होते हैं, और उनकी सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर या फिर लिगेंड्स जो हैं वो प्रॉपरली एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। लेकिन इस केस में ये जो कैंसर सेल है इसमें जो ब्लड वेसल हैं वो एबनॉर्मल वे में ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल ग्रो कर रहे हैं ये भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में हेल्प कर रही होती हैं, यानी कि कैंसर सेल की सर्वाइवल में ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल हेल्प कर रही होती हैं। वो किस तरह से? जो नॉर्मल ब्लड वेसल होती हैं उसमें ये होता है कि जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि WBCs वो क्या करते हैं? एंडोथेलियल सेल की सरफेस के ऊपर आके अटैच होते हैं। किस तरह से अटैच होते हैं? एंडोथेलियल सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ICAM1। ये जो ICAM1 है इसकी मदद से ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो एंडोथेलियल सेल की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, और फिर क्या करते हैं? ये माइग्रेट करते हैं आउटसाइड ब्लड वेसल और उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। मसलन जैसे अगर कोई फॉरेन पैथोजन है उसको किल करवा देंगे, अगर ये कैंसर सेल है तो इसकी किलिंग करवा देंगे। लेकिन अब क्या है, कैंसर सेल के केस में क्या हो रहा है कि जो ब्लड वेसल है वो एबनॉर्मल हो गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकी ग्रोथ हो रही है, जिससे क्या हुआ कि जो एंडोथेलियल सेल है इनकी अब प्रॉपरली प्लेसमेंट नहीं होगी एक तो, और दूसरा क्या होगा, इनकी सरफेस के ऊपर ये जो ICAM1 एक्सप्रेस हो रहा है ये भी कम एक्सप्रेस होगा। जब इसकी एक्सप्रेशन कम होगी तो उससे क्या होगा कि ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो पाएंगे एंडोथेलियल सेल की सरफेस के ऊपर। जब इसके ऊपर अटैच नहीं हो पाएंगे तो ये आउटसाइड माइग्रेट ही नहीं कर पाएंगे ब्लड वेसल से, और ना ही ये कैंसर सेल को किल करवा पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो VEGF है ये कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर को भी इनहिबिट करवा देता है जो इन कंपोनेंट्स की एक्सप्रेशन को इन्हांस करवा देते हैं। मसलन जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन-1, ये दो ऐसे केमिकल मीडिएटर होते हैं जो ICAM1 की एक्सप्रेशन को इन्हांस करवा देते हैं। लेकिन ये VEGF जो A है ये क्या करता है? इन दोनों को इनहिबिट करवा देगा। जब ये दोनों इनहिबिट हो जाएंगे उससे क्या होगा? ICAM1 की एक्सप्रेशन अब भी कम हो जाएंगी। तो इस तरह से अब ल्यूकोसाइट्स आउटसाइड ही मूव नहीं कर पाएंगे और ये कैंसर सेल बच जाएंगे इम्यून सिस्टम से। इसके साथ साथ और भी बहुत से डिफरेंट मैकेनिज्म हो रहे होते हैं जिसकी मदद से कैंसर सेल अपने आप को इम्यून सिस्टम से बचा लेता है। उसमें एक और मैकेनिज्म ये होता है कि कैंसर सेल कुछ ऐसे कीमोकाइन रिलीज करवाते हैं जैसा कि CCL28 एंड CXCR4। ये दो कीमोकाइंस क्या करते हैं? कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं, उनको यहाँ पे लेके आएंगे। वो कौन से सेल होते हैं? उनको हम कहते हैं T रेगुलेटरी सेल। क्या कहते हैं उनको? T रेगुलेटरी सेल।
जब ये कीमोकाइन रिलीज करवा रहे होते हैं कैंसर सेल, तो टी रेगुलेटरी सेल अब यहाँ पे जो कैंसर जहाँ पे ग्रो कर रहा है वहाँ पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे टी रेगुलेटरी सेल आ गए हैं, तो ये किस तरह से इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं? ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करते हैं। एक तो ये मैकेनिज्म होता है कि ये कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज करवाते हैं, जैसा कि इंटरल्यूकिन 10 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा। ये दो जो केमिकल मीडिएटर होते हैं ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा देते हैं। मसलन जैसे टी सेल्स की एक्टिवेशन को ये स्टॉप करवा देते हैं ये दो केमिकल मीडिएटर। तो जब टी रेगुलेटरी सेल ये दो केमिकल मीडिएटर रिलीज करवाएंगे तो उससे क्या होगा? टी सेल की एक्टिवेशन स्टॉप हो जाएगी। तो जब टी सेल की एक्टिवेशन स्टॉप हो जाएगी तो उससे क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। और भी मैकेनिज्म है जिसकी मदद से टी रेगुलेटरी सेल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा देते हैं। उसमें एक मैकेनिज्म ये है कि ये अपनी सरफेस के ऊपर CTLA4 की एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवा देते हैं। CTLA4 की एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवा देंगे। अब इससे ये होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, स्पेशली जैसे कि डेंड्रिटिक सेल होते हैं, ये अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करवाते हैं CD88 या फिर CD80 या फिर इसको हम B7 भी कहते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब डेंड्रिटिक सेल टी सेल को एंटीजन रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो टी सेल होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होता है CD28। तो अब ये होता है कि ये जो CD88 और CD28 अब इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं को स्टिमुलेटरी सिग्नल। उससे क्या होता है कि ये जो टी सेल है इसकी प्रॉपरली एक्टिवेशन होती है और डेंड्रिटिक सेल भी अच्छे से काम करते हैं। लेकिन ट्यूमर सेल में क्या होता है, यानी कि जो ट्यूमर इन्वायरमेंट है उसमें ये होता है कि CTLA4 की एक्सप्रेशन इन्हांस हो जाती है। तो ये जो CD8 होते हैं ये CTLA4 के साथ भी जाके अटैच हो सकते हैं, लेकिन जब ये CTLA4 के साथ जाके अटैच होंगे तो उससे क्या होता है कि ये एक इनहिबिटरी सिग्नल होता है जब इनका आपस में अटैचमेंट होगी CD88 और CTLA4 की। तो जब इनकी आपस में इंटरेक्शन होगी तो उससे ये होगा कि डेंड्रिटिक सेल अब क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब डेंड्रिटिक सेल इनएक्टिवेट हो जाएंगे उससे हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा और कैंसरस सेल सर्वाइव कर जाएंगे। एक और मैकेनिज्म जिसके थ्रू टी रेगुलेटरी सेल हमारा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं उसमें यह होता है कि ये जो टी रेगुलेटरी सेल होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है CD25। अब ये किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है? उसमें यह होता है कि स्पेशली जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं उनकी एक्टिवेशन होती है इंटरल्यूकिन 2 की मदद से। अब ये जो इंटरल्यूकिन 2 होते हैं इनके रिसेप्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये उनके साथ जाकर अटैच होंगे तो साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जो इंटरल्यूकिन 2 है ये CD25 के साथ भी जाके अटैच हो सकते हैं। तो क्योंकि अब कैंसरल जो इन्वायरमेंट है, ये जो ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट है, इसमें टी रेगुलेटरी सेल ज़्यादा हैं तो अब CD25 ज़्यादा प्रेजेंट हो गए। इससे क्या होगा? अब ये जो इंटरल्यूकिन 2 हैं वो इसके साथ अटैच होने की बजाय CD25 के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो जब इंटरल्यूकिन 2 साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर जाके अटैच नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी और उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और कैंसर सेल को अपने आप को सर्वाइव करने में मदद मिलती है। अब ये मामला यहाँ तक नहीं रुकते, और भी डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, यानी कि कैंसर सेल उसको सप्रेस करवा देते हैं। एक और मैकेनिज्म ये होता है कि जो कैंसर सेल होते हैं वो मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1 इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करवाते हैं। अब ये जो मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1 है ये क्या करता है? जो मैक्रोफेजेस होती हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं M1 और एक को हम कहते हैं M2। ये जो M1 होता है ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये एंटी कैंसर होते हैं और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं M2 ये प्रो कैंसर होते हैं, यानी कि ये कैंसर की सर्वाइवल में हेल्प कर रहे होते हैं। अब क्योंकि ये जो कैंसर सेल हैं वो मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1 को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करवा रहे हैं तो उससे ये होता है कि M1 जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं M2 में। तो इससे क्या होगा कि
M1 जो मैक्रोफेजेज हैं उनकी अमाउंट कम हो जाएगी और जो प्रो कैंसर मैक्रोफेज हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। अब ये M2 किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवाते हैं, तो उसमें ये डिफरेंट मैकेनिज्म की मदद से हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा रहे होते हैं। जो फर्स्ट मैकेनिज्म है जिसकी मदद से मैक्रोफेज M2 इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवाते हैं, उसमें ये होता है कि ये डेंड्रिटिक सेल की एक्टिवेशन को स्टॉप करवा देते हैं, यानी कि जो प्रॉपरली मैचुरेशन होती है डेंड्रिटिक सेल की उसको स्टॉप करवा देंगे। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है कि ये इंटरल्यूकिन 10 रिलीज़ करवाते हैं। क्या रिलीज़ करवाते हैं? इंटरल्यूकिन 10। और जैसे कि यहाँ पे टी रेगुलेटरी सेल भी इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करवा रहे थे, और उन्होंने क्या किया था, जो टी सेल की एक्टिवेशन थी उसको स्टॉप करवा दिया था। तो यहाँ पे जब इंटरल्यूकिन 10 रिलीज होंगे तो इससे भी टी सेल की जो एक्टिवेशन होती है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा और भी डिफरेंट ये मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं जिससे इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। उसमें एक और मैकेनिज्म ये होता है कि ये रिलीज़ करवाते हैं कीमोकाइन CCL22। ये क्या रिलीज़ करवाते हैं? CCL22। ये एक ऐसा कीमोकाइन होता है जो कि टी रेगुलेटरी सेल को अट्रैक्ट करेगा। जब टी रेगुलेटरी सेल ज़्यादा आएंगे तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, ये टी रेगुलेटरी सेल भी क्या कर रहे होते हैं? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा रहे होते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेज M2 और किस तरह से सप्रेशन करवाते हैं? ये रिलीज़ करवाते हैं VEGF-A। ये वही केमिकल मीडिएटर है जो कैंसर सेल यहाँ पर रिलीज़ करवा रहे थे। और इन्होंने क्या किया था, जैसे यहाँ पे इन केमिकल मीडिएटर की एक्टिवेशन को स्टॉप करवा दिया था। जब इनकी एक्टिवेशन स्टॉप हो गई थी उससे क्या हुआ था, यहाँ पे ICAM की एक्सप्रेशन कम हो गई थी, और उसके साथ साथ ये जो एबनॉर्मल वेस्कुलेचर है इसको भी इन्हांस करवा देते हैं VEGF। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म करते हैं, उसमें यह होता है कि ये कैंसर सेल की एबनॉर्मल जो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रही है उसको इन्हांस करवा देते हैं। उसमें ये किस तरह से इन्हांस करवाते हैं? ये एक पाथवे होता है उसको ये इन्हांस करवा देते हैं जिसको हम कहते हैं STAT3 पाथवे। ये जब एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इन M2 मैक्रोफेज की मदद से एक्टिवेट हुआ है, उससे ये होता है कि जो अब कैंसर सेल हैं वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मज़ीद अब इनकी माइटोसिस मज़ीद इन्हांस हो जाएगी। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसकी मदद से M2 मैक्रोफेजेस, M1 मैक्रोफेजेस अगर होते तो उससे क्या होना था, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना था। लेकिन M2 मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ये एंटी इम्यून सिस्टम होते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह टी रेगुलेटरी सेल जो होते हैं ये भी क्या कर रहे होते हैं? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा रहे होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिसकी मदद से हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है और कैंसर सेल इन्हांस होते हैं? उसमें एक और मैकेनिज्म ये होता है कि जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं उनकी अब एक्टिवेशन या उनकी मैचुरेशन सही तरह से नहीं होती। तो जब डेंड्रिटिक सेल की मैचुरेशन सही तरह से नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था कि M2 मैक्रोफेजेस डेंड्रिटिक सेल की मैचुरेशन सही तरह से नहीं करवा रहे थे, उससे यह होगा कि अब इनकी एंटीजन प्रेजेंटेशन जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये जो MSC2 की मदद से एंटीजन को रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं ये कम हो जाएंगे। जब ये इनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी तो अब यहाँ पे जो T सेल होते हैं जैसे कि CD4 सेल होते हैं उनकी एक्टिवेशन भी कम हो जाएगी। जब उनकी एक्टिवेशन कम होगी तो उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म जो कि चेक पॉइंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा रहे होते हैं। उसमें एक चेक पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो CTLA4 है ये क्या करता है, B7 के साथ जाके अटैच हो जाता है और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं उनको स्टॉप करवा देता है। इसके अलावा एक और चेक पॉइंट होता है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा सकता है, वो ये होता है कि जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं इनके सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट होता है PDL1। इसी तरह जो कैंसरस सेल होते हैं ये भी अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करवाते हैं PDL1। और ये कब हो रहा है, जब कैंसर इन्वायरमेंट में होगा, यानी कि ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट जो है उसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है, यानी PDL1 की एक्सप्रेशन हो रही होती है। इसी तरह जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो दूसरे हैं, मसलन जैसे मैक्रोफेजेस हो गया या फिर B सेल होते हैं, वो जब ट्यूमर इन्वायरमेंट होगा उसमें क्या होगा, ये जो ट्यूमर इन्वायरमेंट होता है उसमें ये PDL1 की एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब PDL1 की एक्सप्रेशन इंक्रीज़ होती है उससे ये होता है
कि अब जब यहाँ पे टी सेल इसके साथ अटैच होने आएंगे, यहाँ पे ये टी सेल इसके साथ अटैच होने आए हैं, तो टी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है PD1। क्या प्रेजेंट होता है? PD1। तो जब PDL1 और PD1 का इंटरेक्शन होता है, उससे ये होता है कि टी सेल इनकी एक्टिवेशन स्टॉप हो जाती है, यानी कि अब टी सेल सप्रेस हो जाते हैं। इसी तरह ये बी सेल के ऊपर जब यहाँ पे भी जब टी सेल आएंगे और PD L1 और PD1 का इंटरेक्शन होगा, इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। इसी तरह कैंसरस सेल होते हैं, ये भी PD L1 को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे भी जब स्पेशली साइटोटॉक्सिक टी सेल इसको किल करने के लिए आएंगे कैंसर सेल को, तो साइटोटॉक्सिक सेल की सरफेस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होता है? PD1 प्रेजेंट होता है। तो जब यहाँ पे PD1 और PDL1 का इंटरेक्शन होगा, उससे क्या होगा? अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होंगे ये ऑफ हो जाएंगे या फिर इनएक्टिवेट हो जाएंगे और कैंसर सेल को ये किल नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसकी मदद से कैंसर सेल अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस कर लेते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, मसलन जैसे कुछ एंटीबॉडी की वजह से भी इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। उसमें यह होता है कि एंटीबॉडी क्या करती हैं, यानी वो एंटीजन जो कैंसर सेल की सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, हमारी एंटीबॉडी क्या करती हैं, वो जाके इनकी सरफेस के ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। जब एक कवर हो जाएंगे ये एंटीजन, तो अब यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल इन एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी क्या होगा, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली कैंसर सेल के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, यानी कि इन डिफरेंट मैकेनिज्म की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम कैंसरस सेल को डिटेक्ट नहीं कर पाता या फिर उसको किल नहीं कर पाता। और इसी इन्वायरमेंट की वजह से कैंसर सेल बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और हमारा जो इम्यूनोथेरेपी का मकसद ये होता है कि ये डिफरेंट मैकेनिज्म इनको स्टॉप करवाना होता है हमने, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से एक्ट करे कैंसर सेल के अगेंस्ट और उसका ट्रीटमेंट हम अच्छे से ढूंढ पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है, उसमें हमने इम्यूनोथेरेपी को डिटेल में डिस्कस करना है, यानी कि उसमें हमने ये जो डिफरेंट मैकेनिज्म हो रहे हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है, उस किस तरह से हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोथेरेपी में। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।